तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें मैं आपको बता रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं आज। तो वियोजन, जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है, वियोजन यानी कि अपघटन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो भी पदार्थ होगा, जो भी अभिकर्मक होगा, वो टूट जाएगा, उसका अपघटन हो जाएगा, उसको वो डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक अभिकर्मक लिया है AB। ठीक है, तो अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया के फलस्वरूप ये टूट रहा है, ये अपघटित हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है A और B में, यानी कि एकल अभिकर्मक। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। देखो, जब संयोजन अभिक्रिया मैं पढ़ा रहा था आपको, तो संयोजन अभिक्रिया ठीक इसकी उल्टी थी। वहां पर अभिकर्मक दो थे हमारे पास, और अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, वो क्या हो रहे थे, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। लेकिन ये ठीक उल्टी है, हमारे पास अभिकर्मक एक है और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप डिसोसिएट हो रहा है, अभिक्रिया के बाद डिसोसिएट हो रहा है A और B में, यानी कि टूट रहा है ये। ठीक है, तो अब आप जरा दिमाग लगाइए कि कोई भी अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, अगर इस तरह की कोई भी कोई भी अगर वियोजन अभिक्रिया है, कोई भी पदार्थ अगर टूट रहा है वियोजन अभिक्रिया में, या तो वो अपने आप तो टूटेगा नहीं। जैसे कि कोई पत्थर है हमारे पास, ठीक है, मुझे अगर उसको तोड़ना है तो मैं उस पे एक्सटर्नल फोर्स दूंगा उसको, जैसे कि उस पे हथौड़े से चोट मारूंगा तभी टूटेगा, अपने आप तो टूटेगा नहीं। या फिर पेंसिल है, पेंसिल भी अपने आप नहीं टूटेगी, यानी कि उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उस पर ताकत लगानी पड़ेगी तब जाके टूटेगा। तो ऐसे ही जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो वियोजन अभिक्रियाओं में भी क्या होता है, वियोजन अभिक्रियाएं भी ये अपने आप नहीं होती हैं, खुद से डिसोसिएट नहीं होता है अभिकर्मक, बल्कि क्या होता है कि इसको हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते हैं और उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अब जो एनर्जी हम यहाँ पे देंगे, तो ये कई रूपों में हम दे सकते हैं। जैसे कि ऊष्मा दे करके हम इसको वियोजित कर सकते हैं, इस अभिकर्मक को ताप द्वारा इस अभिकर्मक को वियोजित कर सकते हैं, विद्युत द्वारा इस अभिकर्मक को वियोजित कर सकते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसमें। तो सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का अर्थ हो जाएगा बच्चों कि जो ये अभिकर्मक है, इसको ऊष्मा दे करके मैं वियोजित कर रहा हूँ, डिसोसिएट कर रहा हूँ, दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ रहा हूँ। किसको देकर, ऊष्मा दे करके। ठीक है, तो चलिए इसको एक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, एक फेरस सल्फेट था। फेरस सल्फेट एक अभिकर्मक है, इसको मैंने ऊष्मा दी, हीट दी, ठीक है ना। उसके बाद ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में विभाजित हो गया है या वियोजित हो गया है। ठीक है, जैसे कि इसका एक एक्सपेरिमेंट हमारी बुक में दिया हुआ था 1.5 क्रियाकलाप में। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, फेरस सल्फेट का कुछ 2 ग्राम फेरस सल्फेट का पाउडर ले लिया और टेस्ट ट्यूब में भर दिया। अब मैंने स्प्रिट लैंप की सहायता से इसको गर्म किया। देखो मैं हीट दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर से लिखा है ना तीर में, तीर के निशान के ऊपर हीट, तो हीट दे रहा हूँ और इसको गर्म कर रहा हूँ। तो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है, पहले क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है ये। जब मैं इसको हीट करता हूँ, ऊष्मा देता हूँ, तो पहले ये व्हाइट में और उसके बाद तुरंत सॉलिड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये क्या कर लेता है, अपने कलर को बदल देता है, भूरे रंग का हो जाता है ये। और ये भूरा रंग कौन सा है, फेरिक ऑक्साइड का होता है। और फेरिक ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड किसको कहते हैं, Fe2O3 को। और साथ में यहाँ पर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें भी निकलती हैं। ये देखो यहाँ पे गैस को धीमे से नाक के पास अगर ले जाएंगे तो यहाँ पर हमें तीखी गंध हमें महसूस होती है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड फॉर्म में है और इसको हमने क्या किया, ऊष्मा दी। तो जब इसको ऊष्मा दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट वही वाला है जो संयोजन अभिक्रिया में हम कल पढ़ रहे थे। इसमें ये क्या हुआ था, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट
इसको संगमरमर का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था ये, ठीक है, कल वाली वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं, और ये बनेगा और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर के रूप में होता है। अगला है लेड नाइट्रेट, सॉलिड है, ठीक है, और इसको ताप दिया, उसके बाद ये लेड ऑक्साइड में बदला, और उसके साथ साथ लेड ऑक्साइड पाउडर के रूप में होगा PbO, और साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे उत्सर्जित होगी। तो ये तीनों अभिक्रियाएं आप देख रहे हैं, देखो अभिकर्मक एक ही है, और हम यहाँ पे ऊष्मा या ताप दे करके ये दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है, ठीक है भाई। हाँ, आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो अभिकर्मक होगा उसको हम विद्युत धारा को दे करके विद्युत धारा के द्वारा उसको क्या करेंगे, वियोजित करेंगे, ठीक है, विद्युत धारा के द्वारा वियोजित करेंगे। और जैसे यहाँ पे पानी हमने लिया है, तो पानी को क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, और उसके बाद क्या हुआ, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया है। तो देखते हैं कैसे टूटा है ये, ठीक है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, हमारी बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 1.7। तो एक्टिविटी नंबर 1.7 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने सबसे पहले क्या किया, एक मग लिया, ठीक है, मग लिया, और उसके तली में, इसके बॉटम में छेद कर दिए हैं 2, और इन छेदों पर क्या लगा दिया है, रबर स्टॉपर लगा दिया है, और इन दोनों के ऊपर 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए हैं। ये इलेक्ट्रोड किसके हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों, ये ब्लैक कलर के आप देख रहे हैं, ये क्या है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर दिया है, बैटरी से जोड़ दिया है। जब हम इसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जहां तक ये इलेक्ट्रोड है वहां तक इस मग में पानी भर देते हैं, ठीक है, पानी नीचे नहीं निकलेगा क्योंकि हमने रबर स्टॉपर यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है भाई। अब इसके लिए वहीं तक भरेंगे जहां तक ये ग्रेफाइट रॉड हमने, ये इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, ये डूब जाए जो पानी में, और उसके बाद यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल देंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमने 2 टेस्ट ट्यूब को लिया, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके, उल्टा करके, इनमें कुछ पानी भर दिया, ठीक है ना, पानी भर करके, पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा हल्का खाली छोड़ देंगे, थोड़ा सा ऊपर, और इसके ऊपर उल्टा करके इन इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा दिया, टाइट कर दिया, लगा दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमने ये सिस्टम पूरा तैयार कर दिया है। लास्ट में हम क्या करेंगे, अब इस बैटरी को स्विच ऑन करेंगे और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे भाई। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद हम कुछ मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे क्या होता है कि जो ये टेस्ट ट्यूब होती है, जो इलेक्ट्रोड होती है, तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बबल्स, जैसे यहाँ पे बबल्स बनते हैं, तो यहाँ पर जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल कम होने लग जाता है, पानी के लेवल जो है वो कम होने लग जाता है, और ये जो खाली स्थान है ऊपर, ये स्पेस है, यहाँ पर गैस भरने लग जाती है, ठीक है, और धीरे धीरे वाटर लेवल कम होने लग जाता है इन बबल्स के कारण। तो जो ये इलेक्ट्रोड थे 2 यहाँ पे, एक था कैथोड और ये एक था एनोड। तो जो कैथोड वाला है वहां पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो जाती है, और जो एनोड है वहां पर ऑक्सीजन गैस इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, और इससे ये गैस इकट्ठा होने से ये वाटर लेवल कम होने लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है, कैथोड जहां पर है, कैथोड प्लस चार्ज होगा इस इलेक्ट्रोड पे, इस वाले पे, एनोड वाले पे माइनस चार्ज होगा। तो हमने क्या किया, धीरे से इस टेस्ट ट्यूब को निकाला, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाला, और इसके मुहाने पे जलती हुई मोमबत्ती को ले गए। जब जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं हम, तो ये हाइड्रोजन गैस होती है इसमें, तो ये पॉप साउंड के साथ जलता है। मोमबत्ती क्या होती है, पॉप साउंड के साथ जलती है, एक फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है, फटफट की ध्वनि वहां पर उत्पन्न होती है, ठीक है भाई। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। फिर हम धीरे से दूसरी टेस्ट ट्यूब को निकालते हैं, और इसके मुहाने पे भी क्या करते हैं, जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं। तो यहाँ पर कोई साउंड उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि तेजी से मोमबत्ती जलने लग जाती है बिना साउंड के। तो इससे ये हमें ये पता चलता है कि इस वाली टेस्ट ट्यूब में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है भाई। तो इससे हमें पता लग जाता है, हमारी ऑब्जर्वेशन इस तरह से आती है। अब आपने पूरे एक्सपेरिमेंट में, पूरी एक्टिविटी में एक चीज को ध्यान में रखा होगा, एक चीज को ध्यान दिया होगा कि जो ये जिसमें हाइड्रोजन है, जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है, इस वाली टेस्ट ट्यूब में पानी ज्यादा कम हुआ है, वाटर लेवल काफी कम हुआ है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाटर लेवल इसके कंपैरिजन में कम हुआ है,
वाटर लेवल कम डाउन हुआ है। इसका कारण क्या है? यहाँ क्यों पानी ज्यादा, वाटर लेवल क्यों ज्यादा कम हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ? देखो आप वाटर मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो। वाटर मॉलिक्यूल में क्या है? एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ये 4 नहीं है, ये तो हमने इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ है। जो व्हाइट वाटर होता है H2O, ठीक है ना। H2O क्या होता है? 2 हाइड्रोजन होती है और एक क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, यानी कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा है तो हाइड्रोजन के वॉल्यूम को ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा स्पेस घेरेगा। ज्यादा स्पेस घेरने के कारण क्या होगा? पानी का लेवल नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक ही एटम है, यानी कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम है इसके कंपैरिजन में, तो ये कम स्थान घेरेगा, ठीक है। कम स्थान घेरने के कारण क्या हो जाएगा? इसका वाटर लेवल उतना कम नहीं होगा जितना इस टेस्ट ट्यूब में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा एक वाटर मॉलिक्यूल को विद्युत धारा के द्वारा हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित किया, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन में हम प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी अभिकर्मक को वियोजित करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में लेंगे और हमने क्या किया? अपने खिड़की के पास चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को रख दिया और खिड़की को खोल दिया। खिड़की को खोलने की वजह से यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आएगा, ठीक है। और AgCl, ठीक है, सूर्य का प्रकाश की वजह से क्या होगा? ये जो सूर्य का प्रकाश की वजह से जो AgCl था, AgCl पहले सफेद रंग का होता है और बाद में ये सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि धूसर रंग का मतलब होता है ग्रे कलर, ठीक है भाई। तो सिल्वर क्लोराइड में जब सूर्य का प्रकाश को प्रवाहित किया, सूर्य का प्रकाश इसमें पास किया, तो ये Ag और Cl में परिवर्तित हो गया। तो पहले सफेद रंग का था और अब हमें ये AgCl अब ये हमें किस रूप में दिख रहा है? धूसर रंग, ग्रे कलर में दिख रहा है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश को जब इसमें पास किया तो ये Ag और Br में क्या होता है? ये डिसोसिएट हो जाता है भाई। तो इसका प्रयोग हम करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो, जो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए हम क्या कर रहे थे? या तो हम ऊष्मा का प्रयोग कर रहे थे, या हम विद्युत का प्रयोग कर रहे थे, या प्रकाश का प्रयोग कर रहे थे। यानी कि इनको तोड़ने के लिए इन सबकी आवश्यकता हो रही थी। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ऊर्जा अवशोषित हो रही है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, या फिर आप पूरी इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल आप यहां पे लिख सकते हैं, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है भाई, जैसे कि यहाँ पे ये अभिकर्मक है इस तरह से। तो आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल उठा करके आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा लिख करके ये कोई भी एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल वहां पे लिख करके अपने क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया, कल हम पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।